नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले वो तस्वीर जिसका जिक्र दस्तक में नहीं होगा, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार की ढाई चाल है। सोनिया गांधी ने लंच दिया तो नहीं आए। कल हैदराबाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिन का भोज आयोजित है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं उसमें शामिल होऊंगा, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में। जी, विपक्ष एकजुट होना चाह रहा है, नीतीश नहीं आए। जिक्र लेकिन दस्तक में नहीं होगा। दस्तक में दरअसल ये एक सियासी नुमाइश जो है, इन सब से इतर ठोस जमीन पर, खुरदुरी जमीन पर खड़े होकर देखा जाए कि नुमाइश को तो सलाम कर दीजिए, क्योंकि ताकत वहीं पर होती है। लेकिन उससे इतर क्या हो रहा है देश के भीतर, आज उन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश की जाए। पहली तस्वीर ऐसी जगह की, ऐसे इलाके की, ऐसे समुदाय पर वाकई रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बदन पर कपड़ा तक नहीं, रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी। झोपड़ी के भीतर रसोई में झांक कर देखिएगा तो बर्तन हारने के नाम पर घर में 500 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं मिलेगा। और इस बस्ती में शायद ही कोई ऐसी झोपड़ी हो जहां किसी के पास 100 रुपए नगद हो और कुल संपत्ति 1000 रुपए से ज्यादा। लेकिन इनके हाथों में नहाने के लिए लाइफबॉय साबुन है, कपड़ा धोने के लिए घड़ी साबुन है, बालों को धोने के लिए क्लिनिक प्लस शैम्पू है। और इस बस्ती के हर व्यक्ति के लिए ये अजूबा है, क्योंकि जिंदगी चूहे को पकड़कर मारकर खाने में गुजर गई। नंग धड़ंग रहते हुए कभी 2 जून की रोटी एक साथ किसी झोपड़पट्टी में आई नहीं। लेकिन राज्य के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं तो साबुन और शैम्पू इन हाथों तक जरूर पहुंच गया। कि योगी जी आने वाला है। योगी जी कि आपको पहले भी नहा धोआ कर साफ सफाई से होकर जाना चाहिए, कोई शरीर का बदबू ना आना चाहिए। हम लोग गए थे, बाकी बाद में साबुन मिले थे तो हम लोग नहा करना गए थे। हम लोग जल्दबाजी था, 7 बजे के पहले भी बुलाए थे, 7 बजे हम लोग पहले चले गए थे। थी आंगनबाड़ी वाला लेके अली, कहतड़ी जे हई लो सिंपल साबुन आ नहा धोआ के जइए लो, जोगी जी आवे वाला बानी जे शरीर में बदबू नहीं दे। तो कुशीनगर के मैनपुर कोट दीनापट्टी गांव के लोगों तक कभी कोई अधिकारी रोटी लेकर नहीं पहुंचा। बीमार होने पर दवाई भी किसी अधिकारी ने नहीं पहुंचाई। लेकिन सीएम आने वाले हैं तो इलाके में तैनात अधिकारियों ने शैम्पू साबुन बांटकर इन्हें निर्देश दे दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले तो नहा धोकर मिले। सामान बांटते वक्त अधिकारियों ने बकायदा हिदायत दी, कोई भी शख्स बिना नहाए धोए सीएम के पास ना जाए और किसी के शरीर से बदबू आनी नहीं चाहिए। मिलल नहाए वाला कपड़ा फिचल कपड़ा फिचल आई थी, साबुन मिलल बा आ शैम्पूल मिलल बा। बुझ के नहा धोआ के आंगनबाड़ी वाला कहनिया जे चल के बाद जोगी जी आएगी तो बदबू ना आएगी। दरअसल ये इलाका मुसहर टोला है। यहाँ मुसहर समुदाय के लोग रहते हैं। गोरखपुर से सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ मुसहरों के विकास की बात करते रहे और इसीलिए गांव में टीकाकरण कार्यक्रम में योगी आए तो उन्होंने मुसहरों के 5 बच्चों के टीकाकरण से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्हें मुसहर टोले भी जाना था, लेकिन वो गए नहीं और मुसहरों के हाथ में शैम्पू साबुन धरे के धरे रह गए। अभी मिले थे साबुन मिले थे नहाने वाला, एक शैम्पू मिले थे, एक कपड़ा फिचने वाला साबुन मिले थे, उसके अलावा में कुछ भी नहीं मिले थे। यानी जीते जी कैसे गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, उसे बदबूदार करार देकर सत्ता की रईसी की खुशबू को जिंदगी पर भारी बना दिया जाता है। यह सच उसी का है, क्योंकि जिस मुसहर टोले में साबुन शैम्पू इसलिए पहुंचा दिया गया कि सीएम आने वाले हों, तो उस टोले का सच भी जान लीजिए। यहाँ 1800 लोग घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। टोले में एक कमरे का स्कूल है जहाँ कोई पढ़ने नहीं जाता। टोले में एक शौचालय तक नहीं है। इस टोले में समाजवादी पेंशन योजना भी नहीं पहुंची और उज्ज्वला योजना भी नहीं पहुंची। पानी के नाम पर एक अदद हैंडपंप है जो कभी कभी बंद भी हो जाता है। और इस टोले को तो आप इसलिए जान गए क्योंकि यहाँ साबुन शैम्पू पहुंच गया। लेकिन जहाँ साबुन शैम्पू नहीं पहुंचा, वैसी 159 बस्तियां कुशीनगर में ही हैं। यानी 159 बस्तियों में रहने वाले करीब 2.5 लाख मुसहर जीते जी मौत की बीमारियों को ढोते हुए जीते हैं। न रोजगार न पक्की मजदूरी। कैसे ये खुद ही जीते हैं, क्या खाते हैं,
ये देखने की फुर्सत तक किसी को नहीं है। और साबुन शैम्पू क्यों का सवाल करने पर अधिकारी क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए। तो अंधेरा कितना घना है, क्योंकि यह सिर्फ अधिकारियों का ड्रामा नहीं, सीएम की सत्ता की खुशबू भी नहीं, गरीबी का बदबूदार होना भर भी नहीं। दरअसल यह सिस्टम के अमानवीय होकर खुद को मानवीय बताने का ढोंग है। क्योंकि बांदा के जिस दौरे से पहले स्कूली बच्चों को नए बस्ते बंटवाए गए और दौरा रद्द होने पर बस्ते छीन लिए गए, उसी की अगली कड़ी ये शैम्पू साबुन का बांटा जाना है, वह भी इस ताकीद के साथ कि सीएम के सामने शरीर से बदबू आनी नहीं चाहिए। संतोष सिंह, कुशीनगर, आज तक। तो क्या कीजिएगा, नुमाइश को सलाम कीजिए, क्योंकि वाकई खुरदुरी जमीन पर जब खड़े होइएगा तो हो सकता है कि चकाचौंध की इमारत भी आपको ढहती हुई दिखाई दे। इस बात का जिक्र इसलिए, प्रोफेशनल्स अगर दरवाजा खटखटा रहे हैं लेबर कमिश्नर के, तो मतलब इसका क्या है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए, डिजिटल भारत का अनूठा सच। एक तरफ खपरेल के घर में चलता लेबर कमिश्नर का दफ्तर और दूसरी तरफ चमक दमक में खोया पुणे का आईटी हब, और उसमें भी सालाना 90,000 का टर्नओवर वाला कॉग्निजेंट। ये दोनों के बीच कोई तुलना नहीं, दोनों में कोई तालमेल नहीं, लेकिन वक्त ऐसा बदला है कि जिस कॉग्निजेंट का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, उसके प्रोफेशनल्स अब पुणे के लेबर कमिश्नर के दफ्तर में शिकायत दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। And I am currently in bench. I am not getting any project. They have blocked my profile and they are supposed to call for to leave the company. और कॉग्निजेंट ने इस साल प्लान बनाया है कि 15,000 लोगों को उसको ले ऑफ करना है, जो कि टोटली इलीगली है और अनएक्सेप्टेबल है। उसने परफॉर्मेंस का इशू दिया है, जो कि परफॉर्मेंस के इशू के लिए कम से कम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। तो सुना आपने, ये देश की नामचीन आईटी कंपनी कॉग्निजेंट पुणे के वो कर्मचारी हैं जिन्हें खराब परफॉर्मेंस का हवाला देकर कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है या इसके संकेत दे दिए हैं। लेकिन पहली बार अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आईटी कर्मचारियों ने लेबर कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है। फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज के बैनर तले कॉग्निजेंट कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने लेबर कमिश्नर को अपनी याचिका देते हुए आरोप लगाया कि उन्हें खराब परफॉर्मेंस का हवाला देकर छांटा जा रहा है, यानी जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। We are seeing, we are getting lot of members approaching us regarding this mass layoff from different locations like Chennai, Hyderabad, Bangalore and Pune. संयोग देखिए, पुणे के जिस राजीव गांधी आईटी पार्क में इस चमकते दमकते दफ्तर से चंद दिनों पहले तक आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की उड़ान भरते थे, अब वो लेबर ब्यूरो के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि पहला सवाल तो नौकरी का है और कंपनियों के लिए नौकरी नहीं मुनाफा अहम है। और सवाल सिर्फ कॉग्निजेंट का नहीं, देश की तमाम नामचीन आईटी कंपनियों में इस वक्त संकट का माहौल है और हर जगह छटनी का खेल चल रहा है, चाहे विप्रो हो या इन्फोसिस। आलम यह है कि इन्फोसिस के संस्थापक चेयरमैन नारायण मूर्ति ने भी छटनी पर दुख जताया है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बदली वीजा नीति, ऑटोमेशन, बदली तकनीक के मुताबिक स्किल्स की कमी और खर्चों में कटौती, ये ऐसी वजह है जिसके चलते आईटी कंपनियां इन दिनों जबरदस्त छटनी कर रही है। आलम यह है कि एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हंटर्स इंडिया के ही मुताबिक आईटी सेक्टर में अगले 3 बरस तक तकरीबन हर बरस 2 लाख कर्मचारियों की छटनी होगी, यानी 3 साल में करीब 6 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरी जाएगी। तो सवाल है, ऐसे प्रोफेशनल्स जाएंगे कहां? क्योंकि विदेशों में मौके कम हो रहे हैं। जिन आईटी कंपनियों को कर्मचारियों की दक्षता पर ध्यान देना था, वो दिया नहीं गया, और वो बिना प्लान के फोर्स कर रहे हैं लोगों की वो रिजाइन करें। अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो दे विल फेस सम बिटर कॉन्सिक्वेंसेस। तो एम्प्लॉय डर के मारे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो खुद से रिजाइन कर दे रहे हैं। तो क्या पढ़े लिखे आईटी प्रोफेशनल्स मजदूरों की तर्ज पर लेबर ब्यूरो के आश्रय इंसाफ की गुहार लगाएंगे? क्योंकि फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज का कहना है कि उनसे विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के कर्मचारी भी संपर्क साध रहे हैं। जाहिर है ऐसे में लेबर ब्यूरो में मामले तो बढ़ेंगे, लेकिन सवाल तो उसके आगे का है, क्योंकि जिस डिजिटल इंडिया के नारे के आश्रय देश तरक्की की राह पर चलना चाह रहा है, उसी डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां ही छटनी पर उतर आई है। तो देश डिजिटल इंडिया की राह चलेगा कैसे? शिकायत करने वाले कॉग्निजेंट एम्प्लॉइज का आरोप है कि अचानक
आईटी सेक्टर के चकाचौंध जिंदगी से उन्हें अंधकार में ढकेलने के लिए कंपनी में ही माहौल बनाया जा रहा है और उनकी सुनने के लिए कंपनी में कोई तैयार नहीं है और इसीलिए उन्होंने लेबर कमिश्नर से गुहार लगाने का तय किया है, जहां पर उन्होंने हाल ही में एक पिटीशन फाइल किया है जिसकी सुनवाई आने वाली 1 तारीख को होनी है और यहां पर कॉग्निजेंट पुणे मैनेजमेंट को अपनी सफाई देनी होगी। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। मुश्किल सिर्फ ये पुणे में नहीं, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। कमोवेश आईटी सेक्टर में एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन आइए अब आपको लिए चलते हैं उस ग्राउंड जीरो पर जहां से सीमा पार से घुसपैठ होती है। अशरफ वानी वहीं पहुंचे। नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ दिनों के दौरान नवगाम सेक्टर में बड़ी घुसपैठ की कोशिश के बाद फिर अब आशंका है कि मसल सेक्टर में भी नियंत्रण रेखा पर कुछ घुसपैठ हुई होगी, जिसको लेकर भारतीय सेना पिछले 1 हफ्ते से लगातार नियंत्रण रेखा के सटे इलाकों में एक महा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की सेना की टुकड़ियां इन जंगली इलाकों में जाकर जगहों को खंगाल रही है जहां पर शक जताया जा रहा है कि घुसपैठ हुई होगी। यहाँ पे हम अपना रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम समय समय पे करते रहते हैं ताकि हम फायर से फायर ड्रॉ कर पाएं और हम पहचान सकें अगर यहाँ पे कोई मिलिटेंट छुपा हो। कश्मीर में हम नियंत्रण रेखा से सटे उन घने जंगलों में हैं जिनकी चर्चाएं आम दिनों को होती है। दरअसल ये पूरा इलाका जो है न सिर्फ घने और सब्ज जंगलों से भरा हुआ है, बल्कि इतने घने जंगल इस इलाके में हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति महीनों को छुप सकता है और भनक भी किसी को नहीं हो सकती है। खबर मिली थी 2 से 3 मिलिटेंट की, तो उसी के लिए आज हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हमारा कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे जैसे ये हर साल का इनका ये रूटीन है कि जब ये स्नो पिघलती है तब इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो अभी जस्ट स्नो पिघलनी शुरू हो गई है इसलिए इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। अब धीरे धीरे इन पहाड़ों पर बर्फ जो है वो पिघलने लगी है और घुसपैठ की कोशिशें ज्यादा बढ़ेगी है। उसको लेकर सेना जो इस इलाके में पूरी तरह तैनात है वो अपनी तरफ से इस प्रयास में है कि कोई भी जो साजिश सीमा पार से हो उसको वो विफल बनाए। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, नियंत्रण रेखा, लोलाब, आज तक। और अब लौटिए उस नुमाइश पर जिस नुमाइश का मतलब यह होता है कि बैंक से कर्ज लिया, रईसी में उड़ाया और कहा नहीं लौटाएंगे। हालांकि एक किसान भी होता है जो कर्ज लेता है, नहीं लौटाने पर धमकी बैंक से मिलती है और उसके बाद वो खुदकुशी कर लेता है। दोनों को मिला दीजिए और इस रिपोर्ट को देख लीजिए। अरे कर्जा था इसलिए फांसी खा गया। पिताजी ने इसलिए आत्महत्या करी क्योंकि उन पर कर्जा था। वो किस चीज का कर्ज था? बैंक का था। यह देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के परिजन हैं और उनका दर्द है, जिन्हें महज चंद हजार रुपए का कर्ज बैंकों से लिया लेकिन मौसम की मार या कहें फसल बर्बादी के चलते चुका नहीं पाए तो खुदकुशी कर ली, तो परिजन रो रहे हैं। किसानों का दर्द होता क्या है ये सतारा की इस तस्वीर से भी समझा जा सकता है, जिसे चंद दिनों पहले ही हमने दिखाया कि कैसे बैल लगाने तक के पैसे नहीं तो घर की महिलाओं को ही हल में जोतना पड़ता है। लेकिन अब सत्ता की रईसी का खेल देखिए। ये इलाहाबाद के पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हैं जो हाथों में बैनर पोस्टर लिए इलाहाबाद शहर उत्तरी के विधायक हर्ष वाजपेयी के घर गांधीवादी तरीके से कर्ज के पैसे की मांग कर रहे हैं। विधायक को धमकाया जा नहीं सकता, पैसे ले तो कैसे ले, तो ऐसे में गांधीवादी तरीका ही चलेगा। तो बैंक कर्मचारी बकायदा गांधीवादी तरीके से घर के बाहर जमा हुए, पोस्टर बैनर दिखाए, अपील की कि कर्ज जमा करा दे, और अपील भी ऐसी जैसे अगर वो वाकई कर्ज लौटा देगा तो कोई एहसान कर देंगे। और अब आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि विधायक हर्ष वाजपेयी के पिता अशोक वाजपेयी ने बैंक से 65 करोड़ का कर्ज लिया। बैंक का आरोप है अशोक वाजपेयी कर्ज चुका नहीं रहे और किश्त भी बंद कर चुके हैं। तो ऐसे में खाता उसी एनपीए में चला गया है
जहां करोड़ों के व्यारे नारे इस देश को लगातार सुनने और देखने का मौका मिल रहा है, तो खाता एनपीए में चला गया और अशोक वाजपेयी को नोटिस दर नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लोन पाने के लिए अशोक वाजपेयी ने रामबाग इलाके के अपने बंगले को गिरवी रख दिया, जिसे बाद में कानूनी पचड़े में फंसा दिया गया। तो बंगला भी पास में, कर्ज भी नहीं लौटाना है और गांधीवादी तरीके से बैंक के कर्मचारी बाहर खड़े हैं। तो विधायक और विधायक के पिता किसान नहीं है कि उन्हें धमकाया जा सके। तो बैंक वालों ने शांतिपूर्ण तरीके से गुहार लगाई है और बैंक वाले कैमरे के आगे कुछ बोलने को तैयार भी नहीं, लेकिन विधायक कह रहे हैं बैंक वालों की हरकत ठीक नहीं और कर्ज वापसी कोई मुद्दा ही नहीं है। एक तरफ सवाल कर्ज लेकर ना लौटाने का है और दूसरी तरफ कर्ज ना लौटा पाने की सूरत में खुदकुशी कर लेने का है। खुदकुशी करने वाला इस देश का किसान है, ना लौटा पाने वाला इस देश का रईस है। जो रईस है, ताकत उसकी हथेलियों में नाचती है। इसीलिए 700 से ज्यादा रईसों की शुमारी इस देश में एनपीए के दायरे में है और दिसंबर 2016 तक देश के 43 बैंकों का एनपीए 7,33,000 करोड़ रुपए पार कर चुका था। और उद्योगपतियों से लेकर सत्ता के मठाधीशों से पैसा वसूलना होता कितना मुश्किल है, ये विजय माल्या की फरारी के साथ देश ने देख लिया और इलाहाबाद के विधायक के पिता के कर्ज की वसूली तक का मामला कैसे उलझाया जा सकता है, इसे दस्तक के जरिए आपने देख लिया। पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। तो इस नुमाइश को भी सलाम। यकीनन बार बार जिक्र हो रहा है, यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो चली है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने कहा, मैं जाता हूं थाने में। रात में निकले, गए, आया क्या हाथ में, कैमरे पर क्या आया, देख लीजिए। आप सो रहे थे क्या? जनाब, आप चौकी इंचार्ज हैं? नहीं, बताइए क्या हो गया मेरा? चौकी इंचार्ज साहब हैं क्या? ये सेक्टर 18 की पुलिस चौकी, प्राइम लोकेशन में ये पुलिस चौकी है। आखिर यहाँ का नज़ारा क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। पुलिस चौकी का दरवाज़ा बंद है। आप पुलिस में? गार्ड निगम में। किसमें? निगम में है गार्ड। हाँ। पुलिस वाले का है वो उसमें पेट्रोलिंग में। पुलिस चौकी का नज़ारा है यहाँ पर। ये पुलिस चौकी है, वो आप इस पुलिस चौकी का नज़ारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये नोएडा सेक्टर 18 की पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी है मेन चौराहे पर। आप अंदर सो रहे हैं? नहीं, सो नहीं रहा, मेरा जो मैं आपको आप एक बार अंदर जाइए। आप नज़ारा देखिए पुलिस चौकी का, कहेंगे कि ये दिखाएं। हाँ, आप सो रहे थे अभी? सो नहीं रहा था, मैं बताऊँ आपको, मेरे दिन में भी ड्यूटी थी और अब इसको क्यों बंद करा। आप देख पा रहे हैं जो ये है, ये चौकी इंचार्ज का कमरा है। जगाने की कोशिश करते हैं हम। चौकी इंचार्ज साहब, चौकी इंचार्ज साहब, आप चौकी इंचार्ज हैं? जी। है? जी। सो रहे थे? तो कि सोने का क्या टाइमिंग होता है? क्यों, मतलब कि क्यों इस तरह से सोते हैं पुलिस चौकी में? गलत तो है ना पुलिस चौकी में सोना? या 24 घंटे ड्यूटी में कुछ देर तो आराम करना पड़ेगा शरीर के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या कोई जगने के लिए यहाँ पर नहीं है? क्योंकि मेन सड़क है, आप देखिए मेन सड़क है, और मेन सड़क पर अगर पुलिस चौकी में अंधेरा हो तो कोई अगर किसी को तकलीफ हो तो कैसे आएगा? आके जगाता है? बिल्कुल जगाते हैं। जगाता हुआ क्या आपको? भी जगाते हैं। पुलिस का काम है लोगों को जगाना कि लोग इसको जगाएंगे?